हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के लास्ट चैप्टर यानी 14वें चैप्टर अर्धचालक तथा संधि डायोड का वन शॉट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आज बेहद सिंपल तरीके से इस सिंपल से चैप्टर का पोस्टमार्टम हम करने वाले हैं। ये चैप्टर भैया आपको पूरे 8 नंबर देकर के जाएगा। याद रखना रसगुल्लों, ये जो चैप्टर है भैया यहां से 8 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। यानी यहां से मुश्किल से आपके 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको देखने हैं और पूरे 8 नंबर देकर के जाएंगे। पहले इसमें लॉन्ग वाले बहुत सारे टॉपिक थे लेकिन सबको हटा दिया। जो इसमें था फोटो डायोड, जेनर डायोड, एलईडी था, उसकी मतलब ये सब का सब गायब कर दिया है। अब इसमें केवल क्या पढ़ना क्या है, चालक क्या है, अचालक क्या है, अर्धचालक क्या है, पीएन संधि डायोड के बारे में, अग्र दिशिक, पश्च दिशिक, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी, बस और कुछ नहीं। तो याद रखना, बस थोड़ा सा मेहनत करना है और पूरे भैया 8 नंबर आपके जेब में है, क्योंकि 5 नंबर का और एक 3 नंबर का यहां से क्वेश्चन बनता है। नहीं तो छोटा छोटा ही करके देगा लेकिन 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया हमारा पहला टॉपिक ही है कि ऊर्जा बैंड क्या है। ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं? देखिए इसमें चालक, अचालक, अर्धचालक भाई पढ़ना है। तो चालक क्या होते हैं? जिनमें धारा का प्रवाह हो, ठीक है, वो चालक कहलाएंगे। जिनमें यानी धारा या आवेश का प्रवाह ना हो, अचालक या कुचालक। और जो अचालक होते हैं लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जाएं कि भैया पूर्ण चालक बन जाते हैं, तो वो अर्धचालक होते हैं, है ना। तो यहां सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं, क्योंकि कभी कभार पूछ लेता है। इतना हम मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे लेकिन पूछता है कभी कभार कि ऊर्जा बैंड है क्या। तो बोहर के अनुसार, यानी जो बोहर वरिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या बताया कि परमाणु के बीच अन्योन्य क्रिया होती है। अब अन्योन्य क्रिया किसे कहते हैं? फिजिक्स में आपने भाई एलसीआर में क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर में पूरा पढ़ा है, ठीक। तो अन्योन्य क्रिया होती है जिसके कारण उनके ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यानी ऊर्जा स्तर क्या होते हैं भैया, जैसे क्योंकि परमाणु होता क्या, परमाणु में ऊर्जा स्तर ही तो होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, सारी की सारी ये श्रेणियां पढ़ी हैं। तो यहां पर वही चीज कह रहा है कि बोहर ने क्या बताया कि परमाणु के बीच अन्योन्य प्रक्रिया होती है जिसके कारण उनके ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ यानी हलचल उत्पन्न हो जाती है, ठीक। और प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तरों में विभक्त होकर के एक बैंड का रूप धारण कर लेता है, जिसको क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भैया, ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो ये तो रही परिभाषा, ठीक है। कभी कभार ये पूछता है तो 1 नंबर में याद रखना। अब ऊर्जा बैंड 2 प्रकार के होते हैं। ऊर्जा बैंड कितने टाइप के? 2 टाइप के। पहला है संयोजी ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड। संयोजी ऊर्जा बैंड क्या होते हैं? जिसमें संयोजक ये इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर पर होते हैं और जिसमें चालक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर पर होते हैं, वो चालन, ठीक। तो संयोजी बैंड और चालन बैंड, कहने का मतलब ये ऊर्जा स्तर ही जो श्रेणियां होती हैं, ठीक, परमाणु के बीच में विभिन्न जो श्रेणियां होती हैं, ऊर्जा स्तर होती हैं, ये वही हैं। तो इसमें संयोजी ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड में उनको विभक्त कर दिया गया है, ठीक। आई बात समझ में? तो यहां तक तो मतलब कुछ समझना है नहीं विशेष। तो ये ऊर्जा बैंड है और ऊर्जा बैंड के प्रकार, ठीक। अब जो हमको समझना है वो चलिए आगे देखते हैं। तो पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया भैया, चलिए साइड हट जाते हैं थोड़ा। अब यहां से क्वेश्चन आपका शुरू होता है, यानी समझना कि चैप्टर की शुरुआत तो अब होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका हो जाता है एग्जाम के नजरिए से, क्योंकि ये क्वेश्चन बात कर ले भैया कि ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का रसगुल्लों? तो 3 नंबर में पूछा जाता है और कोई नई बात नहीं है। आप 22 का पेपर उठाओ, 23 का, आप 24 का पूछा गया है। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, क्योंकि ठोस को अभी हमने बताया कि 3 भागों में डिवाइड किया गया है, चालक, अचालक या कुचालक और अर्धचालक। तो भैया जिनमें आवेश का प्रवाह या फिर कह लें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, चालक है।
और जिनमें धारा का प्रवाह या फिर आवेश का प्रवाह आसानी से ना हो वो अचालक या कुचालक है। और जिनमें भैया जो क्या होते हैं, जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच में हो, कहने का मतलब जो अचालक रहते हैं लेकिन कोई उसमें पदार्थ मिला दिए जाते हैं तो चालक बन जाते हैं, तो ऐसे पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां ऊर्जा बैंड के आधार पर हमको परिभाषा लिखना है। ठीक, ये तो हमने वैसे बताया, अब हमको देखना है ऊर्जा बैंड के आधार पर। तो भैया ऊर्जा बैंड के आधार पर भी ठोसों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका चालक। अब चालक होते क्या हैं, ध्यान से समझिएगा। चालक में जो संयोजी ऊर्जा बैंड है और चालन ऊर्जा बैंड पूर्ण रूप से भरे होते हैं, अर्थात इनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल न के बराबर होता है। तो ये हो जाता है भैया आपका क्या चीज, चालक। समझना है, देखिए क्या बोल रहा है यहां पे, ये चीज कह रहा है कि जिनमें ये मान लेते हैं एक संयोजी ऊर्जा बैंड है और एक है भैया आपका चालन ऊर्जा बैंड। कौन सा, चालन ऊर्जा बैंड। ठीक है, तो भैया हमने बताया ना, एक ये संयोजी ऊर्जा बैंड है और एक चालन ऊर्जा बैंड है। तो यहां पे क्या कह रहा है, तो संयोजी ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड के बीच में कह रहा है कि जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, याद रखना ये जो आपको दिख रहा है भैया, ये स्थान दिख रहा है, गैप दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, वर्जित ऊर्जा अंतराल की अगर परिभाषा कभी कभार पूछ ले, इसी को बोलते हैं वर्जित, क्या बोलते हैं भैया, वर्जित, एक मिनट, ये होते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, तो भैया जिसके बीच, जिसमें क्या होता है, संयोजी और चालन ऊर्जा बैंड पूर्ण रूप से भरे हों, यानी इनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल ना के बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं चालक। अब चालक में जितने भी आपके आएंगे, ठीक है, आपका जैसे हो गया भैया सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, ये सब चालक में। इनमें जो संयोजी ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड के बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, ना के बराबर। अब वर्जित ऊर्जा अंतराल की अगर कभी परिभाषा पूछ ले तो गौर से सुनिएगा। तो भैया क्या होता है, संयोजी ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड के बीच में वह भाग या वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म अगर बात कर लें, यहां पर क्या है, उपस्थित ही ना हो। ठीक है, अर्थात जहां पर ये इलेक्ट्रॉन पाए ही ना जाए, यहां पर बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन ना हो, तो वो भाग ही, वो स्थान ही क्या कहलाता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। आई बात समझ में, तो समझ में आ गया भैया कि चालक की परिभाषा ऊर्जा बैंड के आधार पर किस तरह से लिखेंगे। ठीक, अब दूसरा है कुचालक या अचालक। कुचालक या अचालक, तो इसमें क्या होगा कि कुचालक क्या होते हैं, जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। मतलब अब की बार बबुआ याद रखना, ये जैसे है संयोजी ऊर्जा बैंड और एक है भैया आपका चालन ऊर्जा बैंड। नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो इनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल हो ये बहुत ज्यादा हो। ठीक है, ये तो भैया संयोजी ऊर्जा बैंड है और ये क्या है आपका चालन ऊर्जा बैंड है। इनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है, वर्जित जो ऊर्जा अंतराल हो, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक हो, यानी गैप बहुत हो, तो ऐसे मतलब ऐसे पदार्थ को अपन क्या बोलेंगे, मतलब कुचालक या अचालक कहते हैं। और इनमें लगभग अगर हम बात कर लें, जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होती है वो लगभग कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक, बहुविकल्पी में कभी कभार पूछ लेता है। तो आई परिभाषा समझ में भैया कि चालक क्या है, जिनमें संयोजी जो बैंड होता है और चालन बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल ना के बराबर हो, और जब संयोजी और चालन के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक हो,
वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है, हमने बताया कि चालन और संयोजी के बीच का वह भाग जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए ना जाएं, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, वो स्थान कहलाता है क्या चीज, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक, तो ये तो रहा भैया चालक और अचालक या फिर कुचालक। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं भैया। अब आगे है अर्धचालक, यानी ऊर्जा बैंड के आधार पर अब हम अर्धचालक की परिभाषा देखेंगे। ठीक है, अर्धचालक किसे कहते हैं? देखिए अर्धचालक क्या है, एक कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर और एक सेमी कंडक्टर, है ना। तो देखिए अर्धचालक किसे कहते हैं, तो भैया मतलब अर्धचालक में होता क्या है, संयोजी ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच में अगर वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम हो, अब की बार क्या हो, बहुत कम हो, तो उसे कहेंगे अर्धचालक। जैसे अब की बार हम कोई ले लेते हैं, ठीक, अब की बार थोड़ा से गैपिंग हो, मतलब थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक। तो अब की बार क्या है, ये भैया आपका है संयोजी ऊर्जा बैंड और ये है चालन ऊर्जा बैंड, और इसके बीच का ये जो भाग आपको दिख रहा है, अब की बार भैया क्या होता है, ठीक, ये थोड़ा जो स्थान होता है इसी को बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक, वर्जित ऊर्जा अंतराल अब की बार बहुत कम हो, इसमें ऊर्जा अंतराल कितना होता है, लगभग यहां होता है भैया कितना, तो ये होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा चालक, अचालक और अर्धचालक। ठीक, तो ये चीज परिभाषा हम लिख देते हैं, कभी कभार पूछ लेता है बच्चों। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, ठीक, क्योंकि अगर पूछ लेगा तो गड़बड़ हो सकता है, तो इसलिए दिक्कत ना हो लिख दे रहे हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, तो लिखेंगे भैया, क्या बताया था हमने कि संयोजी ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड, संयोजी ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच वह स्थान जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन ना उपस्थित हों, मुक्त इलेक्ट्रॉन ना उपस्थित हों अर्थात ना पाए जाएं, ठीक है, ना उपस्थित हों, उस स्थान को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये वर्जित ऊर्जा अंतराल की परिभाषा हो गई, कभी कभार पूछा जा सकता है, तो भैया पहले से ही आप तैयार रहो। ठीक है, तो समझ में आ गया चालक क्या है, अचालक क्या है, अर्धचालक क्या है। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं रसगुल्लो। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा है। बताया ना कि चैप्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप बस एक बार मजे में दिल लगाकर देख लीजिए, बस चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बस 100% अपना दीजिए, बस और कुछ भी नहीं। हमने पहले भी बताया ना, आपके लिए एक वीडियो लाया भैया, आपके लिए एक वीडियो दिया था कि आप जो भी टाइम बचा है, बचे हुए टाइम में आप अपना 100% दे दो, अपना 100% निछावर कर दो, फिर देखो मजे ही मजे। ठीक है, देखिए अर्धचालक क्या है और अर्धचालक कितने प्रकार का होता है, क्योंकि अर्धचालक पर ही पूरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही है अर्धचालक तथा संधि डायोड। तो इसमें अर्धचालक और संधि डायोड यही दो चीज तो पढ़ने हैं। अर्धचालक क्या होते हैं, ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक हो।
तो उसे क्या कहेंगे, अर्धचालक कहते हैं। लाइक दैट, जैसे हो गया भैया जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि, ये अर्धचालक। जैसे यहां पे भैया जैसे चालक है और ये कुचालक है, कुचालक, चालक है, कुचालक है, तो बीच में होता है भैया ये अर्धचालक, ठीक है, अर्धचालक। तो मतलब इनकी जो चालकता होती है इससे अधिक होगी, कुचालक से अधिक। लेकिन अगर बात कर ले तो चालक का इससे भी अधिक होता है। तो यहां पर ध्यान देना कि जो अर्धचालक होते हैं इनकी चालकता कुचालक से अधिक होती है, लेकिन चालक से इनकी चालकता कम होती है, याद रखना। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, अर्धचालक कहलाते हैं। अब जब इनमें कोई अन्य पदार्थ मिला दिया जाता है तो ये पूर्ण रूप से चालक बन जाते हैं। अब देखिए अर्धचालक कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। पहला है शुद्ध अथवा नैज अर्धचालक, कहीं कहीं निज लिखा होता है, निज रहे या नैज रहे तो उसके लिए मत घबराना। शुद्ध अर्धचालक अथवा नैज अर्धचालक क्या होता है बबुआ, ऐसे अर्धचालक जिनमें कोई अपद्रव्य ना मिला हो, मतलब कोई मिलावट ना हो, ठीक है, जो नेचर में एकदम प्योर हो, तो वो क्या कहलाते हैं, उन्हें शुद्ध अथवा नैज अर्धचालक कहते हैं। जैसे शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन, ठीक है। तो ऐसे अर्धचालक हमने क्या बताया कि जिनमें कोई अपद्रव्य यानी कोई भी बाहर से पदार्थ ना मिलाया जाए तो वो प्योर हो जाएंगे, यानी एकदम प्योर होंगे, शुद्ध होंगे, तो उन्हें शुद्ध जैसे अर्धचालक बोलेंगे, जैसे में शुद्ध जर्मेनियम तथा शुद्ध सिलिकॉन, ठीक। अब अगला है कि अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक, और इसी के बारे में हमको डिटेल्स में पढ़ना है। अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक क्या होता है, तो भैया यदि शुद्ध अर्धचालक में 5 अथवा 3 संयोजकता वाले पदार्थ को मिला दिया जाए तो इससे जो अर्धचालक बनेगा उसे अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक कहेंगे। मतलब क्या होते हैं अशुद्ध अर्धचालक, ये क्या होते हैं, इनमें कुछ तत्व मिलाएंगे और वो तत्व क्या होंगे, या तो त्रिसंयोजी होंगे या तो 5 संयोजी। अभी डिटेल्स में समझेंगे इसको। जब 3 संयोजकता वाले तत्व मिला दें या फिर 5 संयोजकता वाले तत्व मिला देते हैं तब जाकर के ये जो अर्धचालक बनेंगे इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, एक अर्धचालक के रूप में। आई बात समझ में। तो यहां तो भैया हमको केवल टाइप देखना है, कितने टाइप का होता है, यहां डिटेल्स में नहीं पढ़ना। तो अर्धचालक क्या है और अर्धचालक के प्रकार क्या है। तो जिनमें कोई बाहर से अपद्रव्य मिला दिया जाए वो शुद्ध, मतलब मिलाया ना जाए वो शुद्ध होंगे, लेकिन जब कोई अपद्रव्य मिला दिया जाए तब जो चालक बनेगा वो क्या, अशुद्ध अर्धचालक होगा, ठीक। आई बात समझ में। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं बबुआ। अब देखेंगे, यही तो हमको ढंग से अब पढ़ना है, ठीक। इसको भी अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में रखेंगे क्योंकि है ही इतना इंपॉर्टेंट कि भैया बोल रहा है कि पी प्रकार तथा एन प्रकार अर्धचालक कैसे तैयार करते हैं, या फिर पूछ लेगा अलग अलग कि पी प्रकार का अर्धचालक, या इसी को पी टाइप हिंदी में पूछ लेगा, और एन टाइप अर्धचालक क्या है। तो बड़े गौर से समझिएगा, रटने की जरूरत नहीं है बबुआ, नहीं रटना है, कुछ नहीं, बस समझना है कॉन्सेप्ट को। देखिए जो पी प्रकार का अर्धचालक ये अशुद्ध अर्धचालक वाले हैं, याद रखना। अशुद्ध अर्धचालक के अंदर भी 2 हैं, एक पी टाइप का अर्धचालक, एक एन टाइप का, ठीक। यानी अर्धचालक कितने प्रकार के, 2 प्रकार, एक शुद्ध अशुद्ध, अशुद्ध में भी 2 प्रकार के, पी टाइप एन टाइप। अब पी टाइप अर्धचालक कैसे बनाते हैं और एन टाइप अर्धचालक कैसे बनाते हैं वही समझना है, गौर से समझिएगा। देखिए पी प्रकार के अगर अर्धचालक बनाना है, पी प्रकार के अर्धचालक का निर्माण करना है, तो जब शुद्ध अर्धचालक में भैया क्या करते हैं, 3 संयोजकता वाले पदार्थ जैसे एल्यूमिनियम या फिर बोरान आदि को मिला दिया जाता है, तो इससे प्राप्त अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक कोटर और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। मतलब अगर पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है आपको तो इसमें क्या करना है भैया, 3 त्रिसंयोजी पदार्थ मिलाना होगा, यानी जिसकी वैलेंसी कितनी हो, 3। लाइक दैट, जैसे भैया अभी देखा यहां पे एल्यूमिनियम और यहां पर एक बोरान है,
तो इसका भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 10 3 13, एल्यूमिनियम 13 होता है, बोरान का 5, तो 2 3 5। अगर देखें भैया बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहां पर भाई इसकी जो संयोजकता है कितनी है, 3 है। यहां पर भी इसकी देखिए ये संयोजकता 3, इधर भी संयोजकता क्या है बबुआ, 3 ही है। तो अगर 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन को मिला दिया जाए किसमें, शुद्ध अर्धचालक में, ठीक है, किसमें भैया, शुद्ध अर्धचालक में। यदि क्या कर दें कि 3 संयोजकता वाला तत्व कोई मिला दें जिसकी वैलेंसी 3 हो, तो वो बन जाएगा पी प्रकार का अर्धचालक। और एक चीज याद रखना, पी प्रकार के अर्धचालक में, इसमें भैया पी प्रकार के अर्धचालक में ये जो पी टाइप का अर्धचालक होगा, पी टाइप अर्धचालक, इसमें जो बहुसंख्यक होते हैं, ये देखो पेपर सॉल्व करवा रहे थे उसमें भी क्वेश्चन पूछा था, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, ये बहुत जरूरी है याद रखना। तो इसमें बहुसंख्यक जो आवेश वाहक होते हैं वो कोटर होते हैं, कोटर या विवर या होल इसी को कहते हैं। और अल्पसंख्यक जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी इनको हम समझाएंगे, आगे देखेंगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो इसमें जो पी टाइप का अर्धचालक होता है वो 3 संयोजकता वाले तत्व को मिलाने के बाद बनेगा। इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर होते हैं और अल्पसंख्यक जो होंगे इलेक्ट्रॉन, यानी इनमें कोटरों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में होती हैं। अब जो एन टाइप अर्धचालक होगा भैया, एन टाइप अर्धचालक में क्या होते हैं, जब शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाले तत्व, लाइक दैट एंटीमनी बिस्मुथ, तो ये जैसे 5 संयोजकता वाले तत्व को अगर मिला देते हैं तो इससे प्राप्त जो अर्धचालक होगा तो वो एन प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। इसमें बहुसंख्यक जो आवेश वाहक होता है भैया वो इलेक्ट्रॉन होगा और अल्पसंख्यक आवेश वाहक कोटर होता है, मतलब इसी का उल्टा। अब की बार यहां पे 5 संयोजी, कौन सा भैया, 5 संयोजी, तो 5 संयोजी पदार्थ, ठीक है, तो 5 संयोजकता वाला तत्व, जैसे में अभी फास्फोरस ले लेते हैं, फास्फोरस पी, फास्फोरस 15 होता है, 2 8 10 और 5 15। तो भैया देख लें बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो इसकी जो संयोजकता होगी ना बबुआ, इसकी जो संयोजकता हो जाएगी वो कितनी है, तो इसकी संयोजकता देख रहे हैं 5 है। तो 5 संयोजकता वाले तत्व को अगर हम इसमें शुद्ध अर्धचालक, यानी यहां पे जिसे शुद्ध अर्धचालक में मिला देते हैं, ठीक, तब क्या बन जाएगा, एन टाइप का, यानी एन प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा। और यहां पर जैसे ये है इसी का उल्टा चलता है। इसमें जो बहुसंख्यक होगा, आपकी बार बहुसंख्यक जो आवेश वाहक होगा, बहुसंख्यक आवेश वाहक और एक अल्पसंख्यक होगा। तो बहुसंख्यक आवेश वाहक इसी का पूरा उल्टा चलेगा आपकी बार। इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, ये याद रखना क्योंकि बहुविकल्पी में बहुत पूछता है। और यहां पर अल्पसंख्यक अब की बार कोटर हो जाएगा। तो कहानी समझ में आ गई बबुआ, क्या करना है, पी टाइप का अर्धचालक कैसे बनता है बच्चों, तो जब शुद्ध अर्धचालक में रसगुल्लों 3 संयोजकता वाले तत्व को मिला दिया जाता है तो उससे जो अर्धचालक बनेगा बबुआ वो 5, मतलब वो सॉरी पी टाइप का अर्धचालक बनेगा। और पी टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक, यानी जो आवेशों को क्या करते हैं, ले जाने का काम आगे करते हैं, बढ़ाने का काम, वो कोटर होते हैं, ठीक है, कोटर यानी रिक्त स्थान इसमें कुछ होता है। अल्पसंख्यक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अब इसी में एन टाइप अर्धचालक क्या हो जाता है, तो जिसमें 5 संयोजकता वाले तत्व को मिला दिया जाए तो जो बन जाता है उसको बोलते हैं एन टाइप का अर्धचालक। और एन टाइप के अर्धचालक में भैया अल्पसंख्यक बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक कोटर होते हैं, यानी इसी का जस्ट उल्टा, याद रखना। बस इतना सा आपको अपने माइंड में रखना है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे के टॉपिक पर। हो गया ना, चलिए तो भैया हम चलते हैं अब आगे। चलिए ये अब आ जाते हैं कि पीएन संधि डायोड क्या है। भैया अर्धचालक तो हमने समझ लिया, अब संधि डायोड की बारी आती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपन यहाँ पे अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके आगे के टॉपिक
मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। देखिए पीएन संधि, पीएन जंक्शन, जंक्शन या जंक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या होता है? तो देखिए पीएन संधि डायोड एक मूल अर्धचालक युक्ति है, एक साधन है, एक तंत्र है, सिस्टम है। यह एक ऐसा अर्धचालक होता है जिसमें पी टाइप क्रिस्टल तथा एन टाइप क्रिस्टल को एक विशेष विधि के द्वारा जोड़कर प्राप्त किया जाता है तथा इस संधि को पीएन संधि कहते हैं। देखिए भैया इसमें होता क्या है, समझिएगा। जैसे देखिए ये क्या है भैया, आपको दिख रहा है एक क्षेत्र। इधर अगर हम देखें, एक लाइन इधर खींच देते हैं, इस तरह से एक इधर। अब देखें भैया, अगर आप देखें तो यहां पर आपको, अगर आप देखें तो यहां पे दो क्षेत्र दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ का नाम दे देते हैं, इधर क्या है, पी क्षेत्र, और इधर क्या है भैया, एन क्षेत्र। क्या होता है बच्चों, एन क्षेत्र है, ठीक, एन क्षेत्र हो जाता है। और यहां पर जैसे ध्यान देना, इसमें क्या होते हैं, इसमें जो होता है भैया, क्योंकि पी टाइप में अभी आपने देखा कि पी टाइप में जो बहुसंख्यक होते हैं वो कौन होते हैं, कोटर होते हैं, कोटर। और एन टाइप में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से हमने बना दिया। अब ये क्या समझा रहा है भैया, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये कोटर को बता रहा है। ये क्या है, कोटर। और यहां पर ये किसको बता रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को है, इलेक्ट्रॉन, समझने के लिए इलेक्ट्रॉन है। और उसके बाद बबुआ याद रखना, ये यहां से यहां भैया, ये इतना जो क्षेत्र होता है, यहां से यहां तक भाग होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया, क्या कहते हैं, ये बीच वाली तो जो है, इसको एक मिनट इसको भी दर्शा देते हैं। ये जो आपको रेड दिखाई पड़ रहा है, इसी को पी एन संधि कहते हैं, इसी को पी एन संधि कहते हैं। और यहां पर जो इतना क्षेत्र है, इसी को, इस यानी यहां से यहां का जो क्षेत्र होता है, तो इसे बोलते हैं, क्या कहते हैं, अवक्षय परत। क्या कहते हैं भैया, अवक्षय परत। अवक्षय परत की परिभाषा बहुत पूछता है, अवक्षय परत होता है। और इसी के बीच का जो विभवांतर होता है, विभव होता है, यहां पर उत्पन्न अवक्षय परत में जो भी, यानी पीएन संधि के बीच में जो विभव स्थापित होता है, उसी का नाम विभव प्राचीर रखा गया है। यानी इसके बीच में जो विभवांतर होगा बबुआ, ठीक है, यहां पर जो विभव होगा तो उसको कहते हैं, यहां पर दे देते हैं नाम विभव प्राचीर। क्या कहते हैं, विभव प्राचीर, ठीक। तो ये समझ में आ गया। मतलब यहां पे अब आगे इसको चाहे एक बैटरी से जोड़ दें, तो यहां पे केवल समझने के लिए हमने आपको बता दिया है कि भैया पीएन संधि डायोड क्या है, एक अर्धचालक युक्ति है। यह एक ऐसा अर्धचालक क्षेत्र है जिसमें भैया पी टाइप क्रिस्टल और एन टाइप क्रिस्टल, इधर पी टाइप इधर एन टाइप, को एक विशेष विधि द्वारा जोड़कर प्राप्त किया जाता है, ठीक। जब इसको जोड़ते हैं तो यहां पर ये जो जुड़ जाता है भाई, ये जोड़ने का काम कर रहा है, जो रेड लाइन है, इसी को पीएन क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं भैया, पीएन संधि कहते हैं, पीएन जंक्शन कहते हैं। और इसके बीच की, यानी इसके बीच का ये जो आपको सफेद लाइन दिख रही, तो इसके दोनों तरफ का जो क्षेत्र है, इसी को कहते हैं अवक्षय परत। और इसमें जो विभव उत्पन्न होता है, उसी को विभव प्राचीर कहते हैं, ठीक। तो इतना तो समझ में आ गया। तो यहां पर समझ में आ गया कि भैया पीएन संधि, मतलब पीएन संधि क्या होती है, ये जो बन रहा है इसी को पीएन संधि। अब थोड़ा हम अवक्षय परत और विभव प्राचीर की परिभाषा भी लिख लेते हैं। तो भैया हम अवक्षय परत की परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले।
अवक्षय परत क्या होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, नहीं तो ना लिखते इसको। तो अवक्षय परत क्या है, ध्यान से समझिएगा। पीएन संधि के दोनों ओर वह क्षेत्र जहां पर जो ये बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं ये चलनशील ना हो, अर्थात जैसे पी क्षेत्र से कोटर और एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन जब ये एक दूसरे की तरफ यानी संधि की तरफ गमन करें तो जिस क्षेत्र में आने के बाद ये विलुप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वही क्षेत्र अवक्षय परत, नाम ही रखा गया है अवक्षय, यानी जहां पर ये क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो लिखेंगे भैया कि पीएन संधि के दोनों ओर वह क्षेत्र जहां आवेशवाहक चलनशील नहीं होते, जहां पर ये नहीं आकर नष्ट हो जाते हैं, नहीं होते हैं, उस क्षेत्र को अवक्षय परत कहते हैं, ठीक है, उस क्षेत्र को अवक्षय परत कहते हैं। आई बात समझ में बबुआ? तो ये हो जाएगा भैया अवक्षय परत। अब विभव प्राचीर क्या होता है, चलिए वो जान लेते हैं। अगला हम यहां पे देखते हैं कि विभव प्राचीर क्या है। विभव प्राचीर तो लिखेंगे भैया, तो यहां पर वही चीज पी तथा एन क्षेत्र के बीच यानी यहां पे या पीएन संधि में उत्पन्न जो विभव होता है उसे विभव प्राचीर कहते हैं। पीएन संधि जो विभव, पीएन संधि में बात कर लें, ये पूरा विभव प्राचीर मतलब यहां पे अवक्षय परत के अंदर में जो विभव उत्पन्न होता है उसे विभव प्राचीर कहते हैं, विभव प्राचीर कहते हैं, ठीक है, उसे विभव प्राचीर कहते हैं। अब विभव प्राचीर में याद रखना, तो भैया इसका मान कभी कभार बहुविकल्पी में पूछ लेता है, तो जर्मेनियम के लिए इसका मान कितना होता है 0.3 वोल्ट, और भैया सिलिकॉन के लिए याद रखना, सिलिकॉन के लिए ये होता है 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो याद रखना ये विभव प्राचीर और यह रहा अवक्षय परत, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला टॉपिक, पीएन संधि डायोड में वैद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है। देखिए भैया, पीएन संधि डायोड में वैद्युत धारा का प्रवाह किस तरह से होता है, तो संधि डायोड को बाह्य बैटरी से दो विभिन्न प्रकार से जोड़ा जाता है। अब इसी में अच्छे से आपको डिटेल्स में समझना है। एक होता है भैया अग्र अभिनत, क्योंकि कभी कभार इससे केवल इतना पूछ लेता है एक नंबर में, अग्र अभिनत या फिर इसको अग्रदिशिक कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरा होता है भैया पश्च अभिनत या फिर इसी को कहते हैं उत्क्रम अभिनत। क्या कहते हैं भैया, उत्क्रम अभिनत कहते हैं, ठीक है। तो चाहे हम यहां पश्च दिशिक कहते हैं या फिर इसी को हमने बताया ना कि पश्च दिशिक भी कह सकते हैं, पश्च दिशिक, ठीक, याद रखना। तो पीएन संधि डायोड में धारा का जो प्रवाह होता है वो ये क्या होता है भैया, अग्र अभिनत के रूप में, ठीक, और दूसरा होता है पश्च अभिनत के रूप में, याद रखना, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं कि अग्र अभिनत क्या है और पश्च अभिनत क्या है, ठीक। तो इसको यूं समझना कि 100 में 100% ये पूछा जाने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस बात की हम 100% गारंटी लेते हैं। याद रखना बच्चों, 100% पूछेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन बनना है तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है, चाहे तो अग्र अभिनत या फिर भैया किसी में पश्च अभिनत।
सब में एक तो पूछेगा नहीं, तो किसी में अग्र दे देगा, किसी में आपका भैया पश्च अभिनत दे देगा। तो देखिए अग्र अभिनत या अग्र दिशिक क्या होता है, समझिएगा ध्यान से, कि जब एक बैटरी के धन सिरे को पीएन संधि या पीएन जंक्शन कह लें के क्या करते हैं, पी क्षेत्र से तथा ऋण सिरे को एन क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है, तो इसे अग्र अभिनत या फिर अग्र दिशिक कहा जाता है। गौर से समझिएगा। हम पहले क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले भैया हम पीएन जंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम पीएन संधि बना लेते हैं, ये पीएन संधि है, ठीक है। तरह से भैया ठीक, चलिए देखिए ये कौन सा है, तो भैया ये है पी क्षेत्र है, और ये क्या है भैया, एन क्षेत्र है, एन क्षेत्र है। अब इसको कह क्या रहा है कि पीएन संधि डायोड के अग्र दिशिक में करते क्या है, एक बैटरी के धन सिरे को, जैसे इसके साथ में हम क्या कर लेते हैं, कोई बैटरी जोड़ देते हैं, एक बैटरी के भैया धन सिरे को करते क्या है, जैसे यहां पर हम एक बैटरी से बाह्य बैटरी से इसको जोड़ रहे हैं, तो इसमें बैटरी के धन सिरे को भैया धन वाला सिरा पी क्षेत्र से जोड़ देते हैं, और जो बैटरी का एन क्षेत्र होता है ये बैटरी के भैया ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। तो ये जब जोड़ देते हैं तो इसको नाम दे दिया जाता है क्या चीज, अग्रदिशिक या फिर अग्र अभिनत। और हमको ये भी मालूम है बच्चों कि भैया ये जो क्षेत्र आपका दिख रहा है, यानी ये जो पी क्षेत्र एन क्षेत्र है, पी में तो भैया आवेश वाहक क्या होते हैं, कोटर होते हैं, आवेश वाहक कोटर होते हैं। एन क्षेत्र में आवेश वाहक क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कोटर को भैया यहाँ पे होल बनता है, छिद्र, इसीलिए इसको स्थान दिया गया है। इलेक्ट्रॉन को पूरा का पूरा हम ऐसे लिख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पी में हमने बता दिया ना कि पी में आवेश वाहक जो होता है इसको बोलते हैं कोटर, और इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो गौर से समझिएगा, रटना नहीं है, बस ध्यान से समझना है बच्चों। देखिए क्या बोला है कि जो पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत में होता क्या है कि जब एक बैटरी के धन मतलब एक बैटरी के धन सिरे को क्या करते हैं, पीएन संधि के पी क्षेत्र से, यानी बैटरी ये क्या लगा है, यहां पर एक बैटरी है, एक बैटरी है, तो भैया बैटरी के धन सिरे को जब पी क्षेत्र से और ऋण सिरे को एन क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है तो ये बन जाएगा क्या, आपका अग्र अभिनत। अब इसमें करते क्या है भैया, ध्यान से समझिएगा। अग्र अभिनत की स्थिति में होता क्या है कि पी क्षेत्र में उपस्थित कोटर, यानी ये जो पी क्षेत्र में कोटर हैं और एन क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन हो, यानी जब बैटरी द्वारा धारा का प्रवाह होता है तो पी क्षेत्र के जो कोटर हैं और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन हैं ये एक दूसरे की तरफ, यानी ये क्षेत्र क्या है भैया, इसी को तो बोलते हैं, यही तो है पीएन संधि, पीएन संधि है बबुआ, ठीक। तो जब इसमें धारा का प्रवाह होगा तो ये क्या करते हैं, कोटर भैया एक इधर की तरफ चलेंगे, ठीक है, कोटर का प्रवाह, क्योंकि जब यहां पे बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाएगा तो जो कोटर होंगे वो भैया क्या कर देंगे, ये संधि की तरफ भागेंगे, और इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे भैया, ये भी आकर्षित होंगे संधि की तरफ, ये भी संधि की तरफ आकर्षित होंगे। फिर करते क्या है कि ये संधि को पार करके एक दूसरे से संयोग कर लेते हैं, और ऐसी सिचुएशन में इसमें फिर क्या हो जाएगा बबुआ, तो यहां पर भैया अब क्या है, जब संधि को पार करके चले जाते हैं तो यहां पे इस तरह से धारा का प्रवाह इसमें होने लगता है, ठीक है, धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बस इतना सा प्रोसेस है, आपको अब लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अब तो आपके माइंड में चीजें स्टोर हो गई होंगी, ठीक है। हमने क्या बोला बबुआ कि जब एक बैटरी के धन सिरे को पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र से और ऋण सिरे को भैया एन क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है तो इसे अग्र अभिनत या अग्रदिशिक कहते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या होता है,
काम कैसे करता है? तो अग्र अभिनत की स्थिति में पी क्षेत्र में उपस्थित कोटर, तो पी क्षेत्र में उपस्थित ये जो कोटर है तथा एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो एन क्षेत्र में उपस्थित ये जो इलेक्ट्रॉन है बबुआ, ये क्या करते हैं? संधि की ओर चलने लगते हैं। देखिए ये भी संधि की तरफ है और इधर से भी ये संधि की तरफ गमन कर रहा है, ठीक है। तथा संधि में से होकर बहुसंख्यक जो आवेश वाहक होते हैं वो वितरण होने लगता है इनका। यानी बहुसंख्यक क्या है? इसमें तो कोटर है, इसमें बहुसंख्यक क्या है? तो ये है इलेक्ट्रॉन। तो ये संधि की तरफ आएंगे तो ये एक दूसरे से क्या करते हैं भैया? संधि पार करके ये आपस में संयोग कर लेते हैं तथा भैया इनमें क्या होगा? धारा का प्रवाह होने लगता है। तो लिख देंगे थोड़ा कि तथा इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है, ठीक है, होने लगता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत के स्थिति में, ठीक। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे? उत्क्रम अभिनत या पश्च अभिनत। तो चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए तो अब देखते हैं अगला, यानी पश्च अभिनत या फिर कह लें बबुआ उत्क्रम अभिनत। क्या देखेंगे भैया? उत्क्रम अभिनत। अभी जो देखा है रसगुल्लों सेम उसी का उल्टा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहले यहां पे हम बना लेते हैं पीएन संधि। पीएन संधि बना लेते हैं भैया पहले। एक बाह्य बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। ये बाह्य बैटरी से जोड़ दिया। ये भैया हमने बता दिया ना कि ये पी फील्ड है, पी क्षेत्र, और ये क्या है? एन फील्ड है, एन क्षेत्र है, ठीक है। और बाकी तो भैया आपका ये क्या है? इसी को बोलते हैं पीएन जंक्शन यानी पीएन संधि है, ठीक है। यहाँ पे अब उसके बाद अगर हम बात कर लें तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें तो हमको पता है कि भैया कोटर होते हैं बहुसंख्यक, और इसमें बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इतना हो गया ना? अब देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, इसमें होता क्या है बबुआ कि पश्च अभिनत या फिर पश्च दिशिक कह लें, तो जब संधि डायोड का पी क्षेत्र बाह्य बैटरी के, ये क्या है? बैटरी है। अब जब बाह्य बैटरी के, अब की बार पी क्षेत्र बाह्य बैटरी के भैया ऋण सिरे से, मतलब अब की बार बैटरी का ये सिरा ऋण सिरा कर लेते हैं तो ये ऋण सिरे से अब की बार जुड़ जाए, तथा एन क्षेत्र बैटरी के धन सिरे से जुड़ जाए। तो जो एन क्षेत्र है बैटरी के, ये धन सिरे से, इसको धन मान लेते हैं अब की बार, धन सिरे से जुड़ जाए। तो ये जो संधि है, इस संधि को पश्च अभिनत या फिर उत्क्रम अभिनत कहा जाएगा, ठीक है। देखिए ये तो इतना सिस्टम समझ में आ गया। अब देखिए करते क्या है। अब जब भैया इसमें धारा का प्रवाह होगा तो अब की बार ये क्या है? उत्क्रम अभिनत की स्थिति में है। तो इस स्थिति में जो एन क्षेत्र होगा, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन और पी क्षेत्र के भैया कोटर, ये अब की बार संधि से दूर की तरफ हटेंगे, ठीक है। क्योंकि यहां पे भैया ये अब की बार भाई इधर इलेक्ट्रॉन है और ये धन है, तो ये इधर की तरफ भागेगा ना। और ये आवेश वाहक क्या होते हैं? मतलब ये जो कोटर होते हैं समझो धनात्मक होते हैं, और ये तो ऋणात्मक है, तो इधर भागेगा, इधर संयोग करने के लिए। तो अब की बार होगा क्या बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन संधि से दूर हटेंगे, यानी इस तरफ जाएंगे, और कोटर भी भैया ऋण आवेश की तरफ भागेंगे, तभी तो उनका संयोग करें, उससे संयोग करेंगे, क्योंकि कोटर धनात्मक होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक। तो ये जो भाई ऋण वाला है वो धन की तरफ भागेगा, जाहिर सी बात है। और उसके बाद ये जो धन वाला है ऋण की तरफ। तो अब की बार ये संधि से दूर हट रहे हैं, तो भैया ये क्या होगा? यहाँ पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि ये संधि के करीब कभी आपस में संयोग कर ही नहीं पाएंगे,
कौन? ये जो बहुसंख्यक आवेशवाहक कोटर और इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये तो क्या है भैया, हमने बता दिया ना बबुआ, ये कोटर है, ठीक, कोटर है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो अब की बार कोटर और इलेक्ट्रॉन संधि के करीब संयोग कर ही नहीं पाएंगे, जिसके कारण इनमें क्या है, बहुसंख्यक आवेशवाहकों के कारण अब की बार इसमें कोई भी धारा नहीं होगी, कोई धारा नहीं बहेगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो आप पूरा प्रोसेस समझ चुके होंगे। लिखना कैसे है बबुआ, कि जब संधि डायोड का पी क्षेत्र बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र बैटरी के भैया धन सिरे से जुड़ा होता है, तो इस संधि को पी मतलब यहां पे पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत कहते हैं। उत्क्रमण नहीं है, उत्क्रम, ठीक है, यहां उत्क्रमण लिखा है तो उत्क्रम अभिनत, ठीक है, उत्क्रम अभिनत कहते हैं। ठीक, आगे लिखेंगे कि इस स्थिति में होता क्या है भैया, पी क्षेत्र से कोटर तथा एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन, तो यानी पी क्षेत्र का जो कोटर होगा और एन क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन दोनों संधि से दूर जाने लगते हैं। ठीक, संधि से दूर की तरफ हट रहे हैं, आप देख रहे हैं डायरेक्शन इनका। ठीक, अतः वे कभी भी संधि के समीप संयोग नहीं कर सकते, मतलब यहां पर ये संधि के पास कभी भी आपस में ये संयोग नहीं कर सकते। इस प्रकार डायोड में, यानी जो पीएन संधि डायोड है, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण कोई भी धारा नहीं होती, यानी अब की बार इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये दूर हट रहे हैं आवेशवाहक। ठीक, तो ये तो हो जाएगा बबुआ पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत की स्थिति में और पश्च अभिनत। तो चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है बबुआ, ये टॉपिक ना 5 नंबर वाला है, तो इसको भी अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे। और ये भी भाई हम 100 में 100% की गारंटी ले सकते हैं, पूछेगा कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का, कि पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी तथा पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, जो पीएन संधि डायोड, इसमें इसको 2 रूपों में प्रकट किया जाएगा। पहला है भैया अर्ध तरंग दिष्टकारी, कौन सा, अर्ध तरंग दिष्टकारी, और दूसरा है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में भी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में इसको कैसे प्रयुक्त करते हैं, चलिए हम इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए भैया, तो यहां पर सबसे पहले हम पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भैया हम समझते हैं इसके बनावट को, क्योंकि बनावट ही समझ गए आप, डायग्राम समझ गए ना, तो कार्यविधि आप चुटकियों में समझ जाओगे। देखिए बबुआ होता क्या है, इसमें ट्रांसफार्मर की एक प्राथमिक कुंडली पी को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है। मतलब एक तरफ आप क्या कर लीजिए भैया, एक तरफ हम ले लेते हैं कोई प्राथमिक कुंडली तरह से, एक प्राथमिक कुंडली हमने ले लिया। ठीक है, एक ये प्राथमिक कुंडली है, तो ये भाई एसी सोर्स से जोड़ा गया है, तो यहां लिख देते हैं कि प्रत्यावर्ती निवेशी स्रोत। ठीक है, प्रत्यावर्ती निवेशी स्रोत, और ये कौन सा है भाई, प्राइमरी है, तो पी लिख दिया। फिर ठीक है, अब उसके बाद भैया होता क्या है, तथा द्वितीयक कुंडली एस में, और इसके बाद क्या करते हैं हम, कोई सेकेंडरी, भैया हम क्या है, कोई द्वितीयक कुंडली इधर क्या करते हैं, एक कोई सेकेंडरी कुंडली है, तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, तो यहां पर क्या है बबुआ, एक सेकेंडरी कुंडली है, एक सेकेंडरी कुंडली एस में एक पीएन संधि डायोड, तो इसमें एक पीएन संधि, ये भैया पीएन संधि डायोड का सैंबल होता है, याद रखना। ठीक है, ये पीएन जंक्शन यानी पीएन संधि डायोड का एक सैंबल होता है। तो एक पीएन संधि डायोड में सेकेंडरी कुंडली है, तो एस लिख दे रहे हैं, तो पीएन संधि
सेकेंडरी में क्या करते हैं, एक पीएन संधि डायोड तथा एक लोड प्रतिरोध आरएल, ठीक, यानी इसी के साथ आकर के भैया यहां पर एक लोड प्रतिरोध आरएल, ठीक है, एक लोड प्रतिरोध यहां पर भैया जोड़ दिया गया है, यहां से एक लोड प्रतिरोध जोड़ दिया गया है, ठीक है। नाम दे देते हैं इसका क्या चीज, आरएल, आरएल दे दिया है। और इसका भैया ए और बी सिरे का नाम दे देते हैं। एक लोड प्रतिरोध, ठीक, लोड प्रतिरोध ये आरएल है, और यहां पर ये क्या है भैया, इधर प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है, और इधर ये निर्गत ये क्या है, ठीक, निर्गत स्रोत है, ठीक, ये प्रत्यावर्ती निवेशी स्रोत है, और ये निर्गत वोल्टेज है, या निर्गत हम यहां पे भैया क्या है, वोल्टेज नापा जाता है, याद रखना, ठीक। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक। अब इसमें कुछ ज्यादा रटने की जरूरत है नहीं। हमने क्या बनावट में भैया आप क्या लिखेंगे कि इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पी को, ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पी को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत यानी एसी स्रोत से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी ये निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज इधर से दिया जाएगा, फिर उसके बाद तथा द्वितीय कुंडली एस में, एक सेकेंडरी कुंडली है, द्वितीय कुंडली एस में एक पीएन संधि डायोड। तो भैया ये क्या है, पीएन संधि डायोड। कभी कभार बहुविकल्पी में पूछ लेता है भैया पीएन संधि डायोड का प्रतीक लिखिए, तो प्रतीक आपको बना देना है, ऐसे बना देना है, याद रखना, ठीक है, इस तरह से ऐसे बना देना है, ठीक। यही क्या हो जाएगा, पीएन संधि, ठीक है। तो पीएन संधि डायोड हो जाएगा। तो वही कह रहा है पीएन संधि डायोड तथा एक लोड प्रतिरोध, भी आगे चल के आरएल एक लोड प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, और निर्गत वोल्टता को लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच ही प्राप्त किया जाता है। यानी जो निर्गत वोल्टेज होता है इसी को आरएल के बीच में क्या किया जाता है बबुआ, मापा जाता है, यानी यहां। और यहां पे इसका नाम दे देते हैं भैया, सिरे को दे देते हैं सी और डी, ठीक। अब देखिए कार्य विधि क्या होता है, वही समझना है सबसे ज्यादा जरूरी। कार्य विधि हम हेडिंग बनाएंगे, इसके बाद कार्य विधि में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जब भैया प्राथमिक कुंडली पी से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के द्वारा इसमें क्या है, धारा यानी क्या दिया जाता है, ठीक है। यानी इसको क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती निवेशी स्रोत से जब धारा का प्रवाह होता है तो प्रथम अर्धचक्र में यदि कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष धनात्मक हो, यानी जो सिरा ए हो, याद रखना, सिरा ए धनात्मक हो और बी ऋणात्मक हो, फर्स्ट आधे चक्र में, पहले अर्धचक्र में यदि मान लेते हैं कि कुंडली का सिरा जो ए है वो बी के सापेक्ष धनात्मक हो, तो ऐसी सिचुएशन में बबुआ ये जो पीएन संधि डायोड होगा अग्र अभिनत की स्थिति में होगा। क्यों, आपने देखा है कि जब हम पी क्षेत्र को, भैया पी क्षेत्र को अगर हम धन सिरे से जोड़ दें और एन क्षेत्र को इधर आकर के ऋण सिरे से जुड़ रहा है, तो जो पीएन संधि डायोड होगा अग्र अभिनत की स्थिति में होगा। तो वही चीज कह रहे हैं कि प्रथम अर्धचक्र में यदि कुंडली का सिरा यानी सेकेंडरी जो कुंडली है इसका सिरा ए बी के सापेक्ष धनात्मक हो, यानी ए धनात्मक हो, तो ऐसी स्थिति में जो पीएन संधि डायोड होगा वो अग्र अभिनत या अग्र दिशिक की स्थिति में होगा। और ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा बबुआ, कुंडली में यानी ऐसी सिचुएशन में इसमें होगा क्या भैया, धारा सी से डी की तरफ, यानी सी से डी की ओर इस तरफ, यानी इसमें क्या हो जाएगा, कुंडली का धारा मतलब कुंडली में धारा का प्रवाह होने लगेगा, ठीक है। कुंडली में धारा का प्रवाह क्या है, होने लगेगा सी से डी की तरफ, ठीक। ये तो रहा। अब दूसरे आधे चक्र में यदि मान ले कि कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाए, तो अब जब हम भाई पी वाले को ऋण से जोड़ देंगे, एन वाले को भैया किससे, इधर आकर के धन से, तो अब हमको मालूम है ऐसे केसेस में पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत की स्थिति में हो जाएगा। अब उत्क्रम अभिनत की स्थिति में होगा तो आपको पता है कि उत्क्रम अभिनत की स्थिति में भैया इसके बीच धारा का प्रवाह नहीं होगा, या यूं कह लें कि भैया पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दिष्टकारी में होता क्या है, प्रथम आधे चक्र में ही धारा का प्रवाह होता है, दूसरे आधे चक्र में धारा का प्रवाह नहीं होता है।
बस इतना सा लॉजिक है बच्चों, और कुछ भी नहीं। बस यही समझना है। हमने क्या बोला बबुआ कि होता क्या है कि पहले आधे चक्र में यदि ए को बी के सापेक्ष धनात्मक मान लिया जाए तो ऐसे केसेस में पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत की स्थिति में होगा। ठीक है, फिर ऐसी स्थिति में इसमें कुंडली में भाई ये जो दूसरी कुंडली है इसमें धारा सी से डी की तरफ बहने लगेगी। अगर दूसरे आधे चक्र में ए को ऋणात्मक बी को धनात्मक मान लेंगे तो पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत में होगा, और उत्क्रम अभिनत में आपने देखा है कि भैया कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो रहा बनावट, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम बनावट, भाई मतलब कार्य विधि जो है कैसे लिखना है वो बताते हैं। हो गया ना बबुआ? चलिए अब देखिएगा, देखिए कार्य विधि में हम अब आ जाते हैं। कार्य विधि में रटना नहीं है बच्चों, रटना नहीं है रसगुल्लों। अब तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। देखिए जब निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में, तब जब द्वितीयक कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष धनात्मक होता है, हमने बताया ना, अब की बार जैसे ये कुंडली भी बताया था भैया इस तरह से। ठीक है, इधर बी है, ए होगा, और ये जो इस तरह से बनता है इसको पी कहते हैं। इसमें लाइन खींच दिया, ये एन हो जाता है, तभी मिलकर पीएन बनता है। तो भैया जब ए पी के साथ जुड़ जाएगा तो इधर एन वाला आकर के ऋण से जुड़ा है ना, तो वही कह रहा है कि भैया प्रथम अर्धचक्र में जब द्वितीयक कुंडली का सिरा ए जो होगा वो पी क्षेत्र से, भैया कहने का मतलब ए धनात्मक होगा बी ऋणात्मक होगा, तो ऐसी स्थिति में संधि डायोड अग्र अभिनत यानी अग्र दिशिक की अवस्था में होगा। और इस अवस्था में बबुआ हमको मालूम है कि ऐसी सिचुएशन में जो लोड प्रतिरोध आपने इसके बीच लिया है आरएल में, लोड प्रतिरोध आरएल में धारा सी से डी की तरफ बहेगी। ठीक है, तो इस अवस्था में होगा क्या, लोड प्रतिरोध में धारा सी से डी की ओर बहने लगती है। ठीक है, बहने लगती है। अब जब दूसरे आधे चक्र में यदि अब ए को माइनस मान लिया जाए और बी को प्लस, तो भैया अब की बार पी वाला माइनस से जुड़ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो एन वाला होगा वो आकर के इस तरफ से प्लस वाले से जुड़ जाएगा। तो यहां पर वही होगा कि भाई दूसरे आधे चक्र में जब कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाएगा तो संधि डायोड, अब की बार ये संधि डायोड उत्क्रम अभिनत में होगा, क्योंकि उत्क्रम अभिनत क्या है, पश्च दिशिक क्या है, हमने बताया है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में लोड प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी इसमें अब की बार जो लोड प्रतिरोध होगा आरएल, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, अतः पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दिष्टकारी में केवल धनात्मक अर्धचक्र में ही क्या होता है भैया, लोड प्रतिरोध में धारा का प्रवाह होता है, यानी प्रथम अर्धचक्र में ही। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, यहां पे अर्ध तरंग दिष्टकारी कहा गया है, यानी एक में ही क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए बबुआ जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया? चलिए अब हम देखते हैं आगे, ये तो इसकी कार्यविधि रही। अब हम अगला समझते हैं पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। चलिए भैया अब हम देख लेते हैं पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। इसका डायग्राम थोड़ा डिफिकल्ट है बट उतना भी नहीं है, ये भी भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बताया ना किसी में अर्ध तरंग पूछेगा तो किसी में भी पूर्ण तरंग दिष्टकारी। देखिए इसमें होता क्या है, तो बनावट समझेंगे बच्चों। इसमें प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है, सेम उसी तरह है। तो इसमें सबसे पहले इसमें क्या करेंगे भैया, एक वही चीज, यहां पर एक एसी सोर्स होता है, तो एक प्राथमिक कुंडली को सबसे पहले एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। ठीक है, इसे क्या करते हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ठीक, ये प्राइमरी है। और उसके बाद इसमें क्या होता है भैया, जो सेकेंडरी होती है द्वितीयक कुंडली, अब की बार द्वितीयक कुंडली में होगा क्या, ध्यान से समझना, जो ये सेकेंडरी होती है द्वितीयक कुंडली, तो अब की बार
द्वितीयक कुंडली में क्या हो जाता है? द्वितीयक कुंडली में होगा क्या भैया? दो संधि डायोड D1 और D2 जोड़े जाते हैं। तो अब की बार दो संधि डायोड होंगे इसमें भैया। अब की बार क्या हो जाते हैं? दो संधि डायोड हो जाएंगे। ठीक है, दो संधि डायोड एक उस तरफ जोड़ देंगे, इसी तरह से भैया यहां पर भी अब की बार एक संधि डायोड जुड़ जाएगा। ठीक है, यहां पर भी एक संधि डायोड ये इस तरह से जुड़ जाएगा। तो इसमें दो संधि डायोड क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। इसमें P क्षेत्र को एक दूसरे से, ध्यान से समझना, क्योंकि भैया ये P है तो ये N है। ठीक है, P है, इसी तरह से ये अगर P है तो ये N है इधर वाला। तो यहां पर ध्यान समझना, ये PN संधि है, यहां पर भी ये PN संधि है। ठीक, तो P वाले को भैया, इधर वाला P है तो P वाला आप देख रहे हैं P से ही जुड़ा है। ठीक, ये अगर इसको अपन A दे देते हैं, इसको B, तो इसमें जो P वाला है, क्योंकि इधर से देखिए भैया ऐसे ये जुड़ा है ना, ऐसे आकर के इधर वाले से भी ये ऐसे जुड़ गया, तो इधर ये तो P ही है, तो P वाला P से, ये N है तो N वाला आकर के अब N से जुड़ गया है। तो इसमें है क्या बबुआ कि PN संधि डायोड को भी क्या है, P क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है, और इसी तरह से जो N है तो N को भी भैया देख सकते हैं एक दूसरे से जोड़ दिया है। तो वही चीज आगे लिख दिया है। एक लोड प्रतिरोध RL को द्वितीयक कुंडली के केंद्रीय निष्कासन T तथा N क्षेत्र के बीच जोड़ दिया गया है। देखिए यहां पर मान लेते हैं कोई केंद्रीय निष्कासन, जैसे यहीं पर ले लेते हैं, तो यहां से भैया एक लोड प्रतिरोध हमने मान लिया, इसका नाम दे देते हैं, जैसे कह रहा है इसको T, और यहां पे कुछ भी, जैसे कुछ भी नाम दे देते हैं, एक्स वाई, एक्स दे देते हैं, और यहां एक लोड प्रतिरोध जोड़ा गया है भैया RL। ठीक है, एक लोड प्रतिरोध RL, इसी के बीच अब की बार क्या होगा भैया, यहां पे वोल्टेज को नापा जाएगा। ठीक है, यहां पे भैया C और D इसका नाम दे देते हैं, और इसको तो भैया D1 और D2 नाम दिया गया है। ठीक है, यहां पर ध्यान देना, ये S1 S2 है, दो सोर्स हैं, जोड़ दिया गया है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसी के बीच हम क्या करेंगे, वोल्टेज को मापेंगे। तो ये तो पूरा हो गया बबुआ, इसकी बनावट स्ट्रक्चर हो गई। कुछ नहीं समझना रसगुल्लों, हमने क्या बोला कि भाई बनावट में आपको क्या लिखना है, इसमें सर्वप्रथम एक प्राथमिक ट्रांसफार्मर की एक प्राथमिक कुंडली को क्या करते हैं भैया, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत यहां से धारा स्रोत से जोड़ देते हैं, और द्वितीयक कुंडली जो सेकेंडरी कुंडली होती है, ये द्वितीयक जो कुंडली है भैया, कहीं दे देते हैं नाम S, तो द्वितीयक कुंडली में होता क्या है बबुआ, द्वितीयक कुंडली में यहां पर दो संधि डायोड D1 और D2 जोड़े जाते हैं। ठीक, D1 और D2 जोड़ दिए जाते हैं, जिसमें क्या करते हैं भैया, इसके P क्षेत्र को देख रहे हैं एक दूसरे से, और N क्षेत्र को भी एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। इतना आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि एक लोड प्रतिरोध RL को, एक लोड प्रतिरोध RL को कह रहा है द्वितीयक कुंडली के केंद्रीय निष्कासन, इसके केंद्रीय भाग यानी T से, और यहां X, यानी ये भाई इधर वाला तो N ही क्षेत्र है, तो केंद्रीय निष्कासन T और N क्षेत्र से जोड़ दिया गया है एक लोड प्रतिरोध RL को। इतना सा आपको बनाना है। अब देखेंगे बबुआ, कार्य विधि समझना है रसगुल्लों। कार्य विधि में क्या लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे कि प्रथम अर्धचक्र में, यानी PN संधि डायोड के प्रथम अर्धचक्र में यदि कुंडली का सिरा A B के सापेक्ष धनात्मक हो, सेम लॉजिक उसी तरह, A अब की बार धनात्मक हो और B ऋणात्मक, तो भैया A धनात्मक हो B ऋणात्मक, तो ऐसी सिचुएशन में PN यानी जो ये D1 होगा, संधि डायोड जो D1 होगा, ये अग्रदिशिक या अग्र अभिनत की स्थिति में होगा भैया, क्योंकि यहां पर क्या है, ये जो मान लेते हैं कि A क्षेत्र P से जुड़ा है ना, तो उत्क्रम अभिनत नहीं होगा, अग्रदिशिक की स्थिति में होगा, और जबकि बबुआ D2 उत्क्रम अभिनत में होगा, क्योंकि यहां का जो P वाला है ऋण से जुड़ा है ना, जबकि यहां का धन वाला P से जुड़ा है, और बैटरी का जब धन सिरा P से जुड़ता है तो वो अग्र अभिनत होता है। तो यही लिखना है कार्य विधि में कि प्रथम अर्धचक्र में
यदि कुंडली का द्वितीयक कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष धनात्मक हो तो संधि डायोड D1 जो है अग्र अभिनत की स्थिति में होगा, ठीक है, और जबकि D2 उत्क्रम अभिनत की स्थिति में होगा। ऐसी दशा में भैया आपके ये जो D1 होगा इसमें धारा का प्रवाह अब की बार बबुआ यहां पर होने लगेगा C से D की तरफ, C से D की तरफ धारा का प्रवाह होने लगेगा, जबकि D2 में जो धारा का प्रवाह होगा इसमें तो D2 वाले में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये उत्क्रम अभिनत में है। तो पहले आधे चक्र में D1 में धारा बहने लगी। अब आगे लिखेंगे कि दूसरे अर्धचक्र में यदि कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाए, यानी अब की बार बी वाला धनात्मक हो जाए, तो ऐसे केसेस में बबुआ अब क्या हो जाएगा, D2 अग्र अभिनत में हो जाएगा, क्योंकि B प्लस सिरा है और ये P से जुड़ा है। तो ऐसी दशा में D2 अब अग्र अभिनत का काम करेगा और D1 पश्च अभिनत का काम करेगा। तो ऐसी दशा में अब क्या होगा, D2 में भी भैया धारा का प्रवाह बबुआ C से D की तरफ, यानी अब इसमें भी इस तरफ से ऐसे धारा का प्रवाह होने लगेगा और D1 में अब धारा का प्रवाह शून्य हो जाएगा। तब यूं कह लें कि पहले आधे चक्र में D1 में धारा बह रही है और दूसरे आधे चक्र में D2 में धारा बह रही है। तो यूं कह लें कि दोनों स्थितियों में अब क्या हो जाएगा, ये जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में काम करेगा, यानी दोनों स्थितियों में धारा का प्रवाह हो रहा है। बस इतना सा है रसगुल्लों, और कुछ भी नहीं। चलिए जल्दी से बबुआ इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आपको बता देते हैं कैसे लिखना है कार्यविधि, केवल समझना है ज्यादा, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। अब देखते हैं लिखेंगे कैसे। देखिए लिखने वाली चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, अब भैया बस केवल समझना है। अब तो आप चुटकियों में लिख सकते हो 100% गारंटी के साथ। हम कह रहे हैं देखिए कार्यविधि में लिखेंगे कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में जब द्वितीय कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष धनात्मक होगा, तो भैया देखिए एक तरफ D1 था, दूसरी तरफ D2 था, यहां पे A था, यहां पे B था, ठीक है, और इसके बीच एक लोड प्रतिरोध था, ठीक है, RL। तो अब की बार जब A धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक, तो भैया ये अग्र अभिनत की स्थिति में होगा। ऐसी दशा में इसमें D1 वाले में धारा का प्रवाह होगा। तो वही कह रहा है कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में जब द्वितीयक कुंडली का सिरा जो A होगा B के सापेक्ष धनात्मक होगा, तो संधि डायोड D1 अग्र अभिनत की स्थिति में होगा और इस अवस्था में D1 में धारा C से D की ओर बहेगी। ये C था, ये D था, C से D की ओर बहेगी, जबकि जो D2 होगा बबुआ, यानी इसमें धारा का प्रवाह मतलब धारा का बहाव नहीं होगा, अर्थात धारा प्रवाह शून्य होगा। बट दूसरे अर्धचक्र में अगर बबुआ इसको प्लस मान लिया जाए और इसको केवल माइनस मान ले, तो ऐसी दशा में D1 अग्र अभिनत का काम करेगा। तो वही कह रहा है इसी प्रकार ऋणात्मक अर्धचक्र में जब सिरा A B के सापेक्ष अब की बार ऋणात्मक हो जाए, कहने का मतलब B वाला प्लस हो जाए, अब की बार A वाला ऋणात्मक, तो D2 अग्र अभिनत का काम करेगा। ऐसी स्थिति में D1 अब पश्च दिशिक में हो जाएगा और इसमें अब D2 में भैया धारा यानी इस वाले में धारा का प्रवाह होगा, जबकि अब की बार क्या होगा, D1 में भैया धारा का प्रवाह शून्य हो जाएगा। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं दोनों डायोड यानी जो D1 है D2 है दोनों चालन की स्थिति में है, यानी पहले आधे चक्र में D1 काम करेगा और दूसरे आधे चक्र में D2 काम करेगा। अब दोनों काम कर रहे हैं, इसलिए यहां पर यह पूर्ण तरंग दिष्टकारी हो जाता है। तो चलिए समझ में आ गया ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास बहुत ही ज़्यादा शानदार लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।